स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है उसको हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एम एन श्रीनिवास की स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो इस्तेमाल करके इन्होंने स्टडी करा था इंडियन सोसाइटी को। इस पे हमें आंसर लिखना है। ये मॉडल आंसर है 2022 का और इसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एम एन श्रीनिवास का यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये ए आर एक्लिफ से इन्फ्लुएंस थे और इन्हीं की अप्रोच अपनाई थी इन्होंने, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच, ताकि एक तरह से स्ट्रक्चर कंटिन्यूटी और ग्रेजुअल चेंज से इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सके इम्पेरिकल फील्ड वर्क के थ्रू। इम्पेरिकल फील्ड वर्क मतलब ग्राउंड पे जाके इन्होंने देखा था कि कैसे चीजें काम करती हैं। कुर्सी पे बैठ के इन्होंने काम नहीं करा था कि कुर्सी पे बैठ के किताबें पढ़ के लिख रहे हैं, वो आर्म चेयर थ्योरिस्ट होते हैं। ग्राउंड पे जाके जो काम करते हैं वो एम्पेरिकल फील्ड वर्क बोलते हैं उसे। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होती क्या है, यही तो क्वेश्चन में पूछे थे, यही बतानी हमें। इन्होंने बोला था कि स्ट्रक्चर एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर किससे बना है, विलेज से, कास्ट से, फैमिली से, रिलीजन से, किनशिप से। तो सोसाइटी इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और हर एक जो ये यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया, हर एक चीज फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो एक तरह से सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। ये पहला पॉइंट हो गया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में। सेकेंड है एम्पेरिकल फील्ड वर्क। इन्होंने सोशियोलॉजी को टेक्सचुअल स्टडी से शिफ्ट करा था फील्ड बेस्ड रिसर्च की तरफ। क्योंकि एंडोलॉजिस्ट हम पढ़ते हैं ना जीएस बुरे में, वो स्क्रिप्चर्स और टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं, टेक्स्ट के बेसिस पे थ्योरीज देते हैं, एक ग्राउंड पे जाके थ्योरी देते हैं। जैसे कुक्स और रामपुरा विलेज, ये वहां गए थे, वहां जाके रहे थे ये, और तब इन्होंने ये स्टडीज करी थी। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, मुझसे महेश बाबू जाते हैं गांव में, जाके रहते हैं, लोगों को समझते हैं। सब सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन आप एक तरह से एग्जाम्पल उसको देख सकते हैं विजुलाइज करने का, इस तरह सब चीजें याद कर सकते हो। तीसरा है स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करा था, ये जो सोशल चीजें मैंने बताई, विलेज, कास्ट, फैमिली, रिलीजन, इसी को स्टडी करेंगे। क्योंकि सोशल रिलेशनशिप है, वहाँ पे स्टेटस है, ये सारी चीजें, अलग अलग रोल्स है, मेल के अलग रोल्स है, फीमेल के अलग रोल्स है। तो ये बेटर देन नॉर्मेटिव आइडियल्स, व्यू विलेज इज अ माइक्रोसम ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में। फिर फोर्थ है एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल चेंज, मतलब बदलाव क्यों आता है, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुए हैं उनमें चेंज कैसे आ रहा है और कंटिन्यूटी कैसे बनी हुई है। इसमें इन्होंने कुछ स्टडी करी थी, सेंसिटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, सेकुलराइजेशन, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये चीजें उन्होंने स्टडी करी थी, इसी से इन्होंने सोशल चेंज एक्सप्लेन किया। सेंसिटाइजेशन में हमें पता है कि पोजिशनल मोबिलिटी होती है, कल्चर को इमिटेट करना, मतलब एक तरह से जो हायर कास्ट है उनकी चीजों को अडॉप्ट कर लेना या उनकी चीजों को अपना लेना। तो ये कल्चरल लिमिटेशन। वेस्टर्नाइजेशन ये है कि वैल्यू और इंस्टीट्यूशन का चेंज होना। जो ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी इंडियन सोसाइटी में चेंज आया था ना, उसको वेस्टर्नाइजेशन कम किया गया है। डोमिनेंट कास्ट मतलब पावर बेस्ड ऑन लैंड, नंबर्स एंड पॉलिटिकल इंसेंस। गांव में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कास्ट होती है, मतलब नंबर ऑफ पीपल जिस कास्ट से ज्यादा बिलोंग करते हैं, इनका दबदबा बहुत ज्यादा दिखता है, तो वो डोमिनेंट कास्ट कहलाए। सेक्युलराइजेशन रिचुअल अथॉरिटी का डिक्लाइन हो जाना, क्योंकि रैशनल इंस्टीट्यूशन राइज हो गए। रैशनल इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पे लोगों का जो ये चेंज हो रहा है परसेप्शन, ये हम बता सकते। सेक्युलराइजेशन आ गया है। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है, कंबाइन एम्पेरिकल फील्ड वर्क विद कंपैरेटिव एनालिसिस, मतलब ग्राउंड पे तो वो गए, फिर उसको उन्होंने कंपेयर करा दूसरी चीजों से, ताकि एक जनरलाइजेशन लेके आ सके इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो ये कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव हो गया। तो ये आप बता सकते हैं सोशल चेंज में ये सेंसिटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट का, सेकुलराइजेशन। अब इनकी क्रिटिक भी थे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच मैंने बता दी। अब क्रिटिक में क्या है, एआर देसाई है। एआर देसाई ने बोला कि इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को तो बताया ही नहीं। ये बस सेंसिटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब बातें कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह जी ने कहा कि हिस्टोरिकल और कल्चरल डायनामिक्स को भी इग्नोर कर दिया इन्होंने। तो एनजे लेते ने कहा कि कास्ट को क्लास और पावर के साथ भी एनालाइज करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक है ना जो वर्ना सिस्टम चल रहा है उसके बेसिस पे क्लास और पावर को भी कंसिडर करें, तो अलग पर्सपेक्टिव निकल के आए। तो ये एनजे लेते को हम कोट करेंगे। कॉन्सेंसस पे बहुत ज्यादा इन्होंने एम्फोसाइज कर दिया था
और इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज जो हो रही थी ना, उसको इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, मतलब एक तरह से बोलेंगे नजरअंदाज कर दिया इन्होंने। श्रीनिवास नहीं, आपकी कंक्लूजन है मेरा, मैंने ये 3 लाइन का कंक्लूजन यहाँ पर भी लिख सकते हैं। श्रीनिवास ने एक तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को डेवलपिंग कॉन्सेप्ट था ये, इंडियन रियलिटी में रूटेड है और ये फाउंडेशनल फ्रेमवर्क बना, मतलब कोई आइडियल चीज नहीं है ये, लेकिन हमें एक तरह से बेच दे देती है कि हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। इससे हम दूसरी चीजों के साथ कॉम्प्लीमेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। तो ये था आंसर हमारा। और अगर आपको कुछ पॉइंट्स और अच्छे पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।